हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों का डायनामाइट हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए हमने लेकर आया है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य हिंदी का बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको हिंदी एकदम जीरो लेवल से लेकर के पूरे उच्च लेवल तक पढ़ाई जाएगी। जिसमें आप क्या कहते हैं, एक बार हिंदी पढ़ लेंगे फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसके लिए हम सामान्य हिंदी लेकर आए हैं। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए री एग्ज़ाम जो होने वाला है। पहला एग्ज़ाम रद्द हो गया है, जिसका री एग्ज़ाम जून या जुलाई में प्रस्तावित होना है। तो अभी 2-2.5 महीने का टाइम है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, हिंदी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इस चैनल पे, डायनामाइट चैनल पर आपको सामान्य हिंदी, इसके बाद फिर चलेगी आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल। सामान्य हिंदी जो आती है वो 37 नंबर की आती है, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी को लेकर के बहुत ही एकदम से मतलब कि समझ लीजिए आप, एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे। आपने ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग नए हैं चैनल पर तो डायनामाइट हिंदी को सब्सक्राइब व लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों शुरू करते हैं हम। आप लोगों को ये देख लीजिए, ये हिंदी का क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस है। सबसे पहले इसमें हिंदी वर्णमाला आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला से ही आपका 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलेगा। उसके बाद संधि से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, समास से 1 या 2 क्वेश्चन, लिंग वचन कारक तीनों में से 3 क्वेश्चन एकदम 100% आएगा। एक वाक्य संशोधन रहेगा, अशुद्धि संशोधन, क्रिया काल वाच्य भी आता है। ये सब 1-1 नंबर के आएंगे। उसके बाद वर्तनी, तद्भव, तत्सम, ये सब 1-1 नंबर के आएंगे। देशज विदेशज शब्द, देशज विदेशज शब्द मतलब जैसे कि जो देसी शब्द हैं और विदेश से कौन कौन से शब्द बन के आए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मुहावरे व लोकोक्तियाँ, 2 मुहावरे एक लोकोक्तियाँ आती हैं। एक अनेकार्थी शब्द भी आता है। पर्यायवाची भी 2-3 पर्यायवाची जरूर आती है। 1 नंबर का विलोम शब्द आता है। उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण का निर्माण करना आता है। ठीक, विराम चिन्ह का प्रयोग, रस, छंद, अलंकार बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। एकदम निश्चिंत होकर आप लोग पढ़िए। हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको 37 में से 35 नंबर ज़रूर लेकर आएंगे आप लोग हिंदी में, अगर हमसे हिंदी पढ़ते हैं तो। उसके बाद आते हैं सर्वनाम संज्ञा पढ़ेंगे, फिर हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य भी लगभग हिंदी साहित्य में 15 से 20 क्लास लगेंगे। कुल मिला के आप लोगों का 1 या 1.5 महीने में हिंदी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस को इतना मतलब अच्छा पढ़ा देंगे आप लोग कि 37 में से 35 क्वेश्चन आप लोग खूब आराम से कर सकते हैं। एक अपठित बोध जो आता है पैराग्राफ वाला, तो उसमें आपको 5 से 7 नंबर क्या कहते हैं मिलता है। 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला से शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग आज हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। तो बच्चों वर्णमाला शुरू करते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वो है जो भी कुछ हम बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। वर्ण या ध्वनि, जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो हम बोलते हैं, जैसे क बोल दिए, क, ये हमने अगर बोल दिया तो ये ध्वनि हो गई। अगर हमने इसको लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये लिखित, इसको वर्ण बोलेंगे। अगर हम मौखिक रूप से बोलें तो मौखिक रूप से बोलेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। अगर हम यही लिखित रूप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ठीक, आप लोग समझ गए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जिसे तोड़ा ना जा सके, अक्षर, जो भी अक्षर तोड़ा ना जा सके। जैसे हमने अ लिख दिया, अ को आप तोड़ नहीं सकते हैं, किसी भी तरह से आप तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या हो गया, वर्ण हो गया। ठीक, वर्ण अगर लिखने की जगह अगर बोला जाए तो क्या होगा, ध्वनि होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ण को क्या कहते हैं, अक्षर जिसको तोड़ा ना जा सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है।
सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। अगर लिखित इकाई पूछे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? तो आप लोग वर्ण बताएंगे, ठीक। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो आप लोग ध्वनि बोलेंगे। है एक ही चीज़ दोनों, लेकिन अगर बोल देंगे तो ध्वनि हो जाएगा, अगर वही चीज़ हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या वर्ण हो जाएगा, ठीक। अगर पूछ ले भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? तो शब्द होता है। जैसे कोई शब्द हम लिख देंगे, जैसे मान लीजिए हमने आकाश लिख दिया, ठीक, ये अब एक शब्द हो गया। ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। तो ये क्या हो गया? शब्द हो गया। आप लोग समझ रहे हैं ना हमारी बात? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है, ठीक। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। अगर वही चीज़ हमने मौखिक रूप से बोल दिया तो उसको ध्वनि बोला जाएगा। वर्णमाला वो है, वर्णमाला अगर मान लीजिए आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो उसमें तो लिखित नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं लिखित आपसे पूछता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखेंगे वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे क्या लिख दिया? फिर दीर्घ आ, फिर ई, फिर ऊ, ये सुव्यवस्थित है। सुव्यवस्थित है तो ये वर्णमाला है। अगर हम इसी को उल्टा लिख दें, ई लिख दें, फिर आ लिख दें, फिर ऊ लिख दें, तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगा। ये वर्णमाला नहीं कहलाएगा। तब आप लोग इतना समझ गए। अब वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक स्वर और व्यंजन, ठीक। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। आप लोग समझ गए। तो स्वर में कौन कौन से होते हैं? स्वर की सॉरी, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। जो वर्ण, आप लोग लिखेंगे हमारे साथ साथ, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, वो क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक। स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या लिखने के आधार पर 11 होती है और बोलने के आधार पर 10 होती है, ठीक। तो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा स्वर में? अ, फिर दीर्घ आ, फिर ई, उसके बाद दीर्घ ई, फिर ऊ, फिर दीर्घ ऊ, फिर उसके बाद री, फिर ए, आए, ओ और आओ। ये आप लोग देखिए कितना हो गया इसकी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। बोलने के आधार पर कितने हो गए? 11। लेकिन अगर लिखने के आधार पर जब आएगा, आप लोगों को क्या गिनती नहीं करना है? री क्या है? गिनती नहीं करना है, क्योंकि ये व्यंजन में भी आता है। तो इसलिए आप लोगों को री को गिनती नहीं करना है। अगर लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या है तो आप लोग 11 लिखेंगे, ठीक। और क्या कहते हैं, बोलने के आधार पर आएगी तो 10 लिखेंगे। री को नहीं बोला जाता है, ठीक। और इसमें दो और बचते हैं, एक अन और आहा, ठीक। ये दोनों क्या हैं? विसर्ग हैं। ये अनुस्वार, इसको अनुस्वार बोलेंगे। एक मिनट, इसको अनुस्वार बोलेंगे, अनुस्वार। और ये विसर्ग या अयोगवाह भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। बोलने के आधार पर कितने होंगे? क्या कहते हैं? बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, ठीक।
अगर यही आ जाए लिखने के आधार पर, यही आ जाए लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर तो क्या बताएंगे आप लोग, 11 होती हैं। ठीक, इसमें री नहीं जुड़ता है क्योंकि ये व्यंजन में भी आता है, इसलिए री को नहीं जोड़ेंगे। आप लोग समझ गए। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए वो क्या है? स्वर, जिसको किसी की सहायता ही ना लेनी पड़े। लेकिन अगर व्यंजन आएंगे, व्यंजन में क्या होता है? जैसे क होता है, क दो शब्दों से मिलके बना है, जैसे दो वर्णों से मिलके बना है। दो वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे इसमें क है, क इसमें आधा रहता है प्लस अ। ठीक, अब क्या हुआ? आप बोल के देखिए, क बोला जाएगा, बोला जाएगा। आप बोल के देखिए, अपने आप से खुद से देखा जाएगा बोल के। तो आप लोग क्या लिखेंगे? स्वर को जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे स्वर कहते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अन अ। ठीक, ये दोनों अयोग व अनुस्वार हैं। बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। री को नहीं काउंट किया जाता। लिखने के आधार पर 11 होती है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जैसे जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, वो व्यंजन कहलाते हैं। हम लोग आगे देखते हैं व्यंजन को। आप लोग स्वर को समझ गए अच्छे से। अब हम व्यंजन देखते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, स्वरों की सहायता से बोले जाएं। ठीक, स्वरों की सहायता से बोले जाएं। वह व्यंजन कहलाते हैं। स्वर क्या होता था? स्वर जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते थे। लेकिन व्यंजन है जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि व्यंजन किसे कहा जाता है, तो आप सीधा कहेंगे जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे आप क को लिखेंगे, क, तो क में दो वर्ण है जुड़े हुए हैं, एक स्वर एक व्यंजन। जैसे आप देखिए, बोल के देखिए, क प्लस अ। बोल के देखिए, इसमें क आधा रहता है, अ पूरा रहता है। ठीक, कोई भी व्यंजन आप ले लीजिए, ख प्लस अ, ख प्लस अ। ये जो हलंत लगाता है ना, इसका मतलब है आधा। ये अक्षर पूरा नहीं है, ये आधा है, ये वाला पूजा है। और ग भी बोल के देखिए, आपको बोलेगा क्या? ग प्लस अ। घ बोल के देख लिए, घ प्लस अ, घ प्लस अ। ठीक, और भी कोई शब्द ले लीजिए, जैसे ज ले लीजिए, ज प्लस अ। ठीक, ये सब आधे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यंजन समझ में आया? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं वे व्यंजन कहलाता है। ठीक, और स्वर क्या होते हैं? स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो किसी की सहायता से बोले ना जाएं, जो स्वयं बोले जाएं। मतलब जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो स्वर होते हैं। व्यंजन वे होते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक, आप लोग इतना समझ गए। हमें उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। हमने आज 3 चीज़ें पढ़ी वर्णमाला में। पहला अक्षर वर्ण। वर्ण क्या होता है? जिसे तोड़ा ना जा सके। ठीक, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आप लोग बताएंगे वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। ठीक, अगर पूछ ले भाषा की सबसे लिखित इकाई क्या होती है, तो आप लोग वर्ण बताएंगे। ठीक है, अगर पूछ ले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो आप लोग ध्वनि बताएंगे। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। ठीक, स्वर हमने आप लोगों को बता दिया, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक, और व्यंजन वो होते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस अ,
क ख ग घ, कोई भी व्यंजन ले लीजिए आप, सब में दो शब्द मिलके जुड़े हुए, दो वर्ण मिले हैं, सॉरी शब्द नहीं वर्ण बोलेंगे आप लोग, शब्द नहीं बोलेंगे, मुंह से निकल गया गलती से, लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे। अब हम लोग पहले स्वर को अच्छी तरीके से ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद व्यंजन को पढ़ेंगे। स्वर के प्रकार। स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ठीक। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक, ये प्लुत है, एक मिनट हम सही से लिख देते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आधा प है ये प्लुत। ठीक। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर के प्रकार 3 होते हैं। ठीक। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या होते हैं? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर होते हैं जो क्या कहते हैं, उच्चारण जो होता है उनका उच्चारण में एवं मात्रा में कम समय लगता है। जैसे जो ह्रस्व स्वर होते हैं बोलने में बहुत कम समय लगे, वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कहते हैं बोलने में 2 गुना समय लगे, मतलब ह्रस्व स्वर से 2 गुना 2 गुना समय लगे तो दीर्घ स्वर होगा, अगर 2 गुना से भी 3 गुना समय लगे तो क्या होगा? प्लुत स्वर होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? बोलने में कम समय लगे, बोलने में कम समय लगे। बोलने में कम समय लगे तो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इसमें जो है क्या होते हैं? इसको देखिए बोल के आप जल्दी से बोल देंगे, अ ई, फिर ऊ, फिर री। ठीक। इसकी संख्या जो होती है ये 4 होती है। ठीक। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अ ई उ री। ठीक। बोलने ह्रस्व स्वर ये होते हैं बोलने में कम समय लगे। ठीक। अब बोलने में 2 गुना समय लगे तो दीर्घ स्वर होते हैं। बोलने में 2 गुना समय, 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे तो दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक। ये कौन से होते हैं? ये 7 होते हैं। इनकी कौन कौन से होते हैं? जैसे दीर्घ में, जैसे इसका बड़ा ले लीजिए। ठीक। फिर ई की बड़ी ई, फिर बड़ा ओ। दीर्घ मतलब जो बड़े वाले हैं सबको बड़े को लिख दीजिए, आ, फिर ई, फिर दीर्घ ऊ, फिर ए, फिर ए, मतलब जो बचा है उसको भी आप लिख सकते हैं। 4 हो गए तो बचे कितने? 7 बचे, वही 7 तो हैं। ए, ओ, आओ। ठीक। ये इनकी संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। ठीक। और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की 7 होती है। अब आपका आ गया प्लुत कौन से होते हैं? प्लुत ये होते हैं बोलने में 3 गुना समय लगे, जो भी शब्द आप बोलते हैं उसमें 3 गुना अगर समय लगे तो क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत कौन कौन से होते हैं? बोलने में 3 गुना जिसमें समय लगे वो क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। जिसको खींच कर बोला जाए, जैसे ओम, आप बोल के देखिए, इसमें 3 गुना समय लग रहा है, वो क्या हो गया? इसमें आप लिखेंगे, इसकी परिभाषा अगर पूछ लिया जाए तो बोलने में 3 गुना समय लगे। बोलने में 3 गुना समय लगे। ठीक। कौन कौन से होते हैं? जैसे ओम,
आप बोल के देखिए ओम। और कोई उदाहरण आप लोग बताइए, जैसे राम, राम। ठीक, इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए स्वर के प्रकार। स्वर 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, बोलने में कम समय लगे, जिसमें से अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर बोलने में 2 गुना समय लगे, आ, ई, दीर्घ उ, ए, दीर्घ ए, ओ, औ, इनकी संख्या 7 होती है। और प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं? बोलने में 3 गुना समय लगे, वो क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वर वैसे ज़्यादा होते नहीं, गिने चुने हैं, जैसे क्या कहते हैं, ओम हो गया, राम हो गए, बस यही है। जिसमें 3 मतलब 3, इसको ऐसे दिखाया जाता है, जैसे राम लिखा है, इसको इस सिंबल, ये एक सिंबल है, इसको सिंबल से दिखाया जाता है। जैसे जिसमें ज़्यादा समय लगे बोलने में, जैसे राम, तो इसको ऐसे सिंबल से दिखाया जाता है। ठीक, आप लोग इसको ड मत समझिएगा। समझ में आ गया? स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, स्वर। ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। ठीक, ये 4 होते हैं। दीर्घ कौन कौन से हैं? मतलब इनका बड़ा, इनके बाद जो बड़े आते हैं और जो बच्चे हों वही लिख दे, जैसे आ, फिर बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हैं? 3, 4, 7। ठीक है। और प्लुत कौन कौन से होते हैं? बोलने में 3 गुना समय लगे, वो प्लुत होते हैं, ओम, राम। ठीक है, अब आप लोग इतना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, और एक होते हैं, ये क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। संयुक्त स्वर, ठीक, संयुक्त स्वर वो होते हैं, भाषा विज्ञान के अनुसार ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में 2 स्वरों का योग दिखता है। आप लोग देखिए इसमें, जैसे क्या कौन कौन सा है? ए, ठीक, ए, उसके बाद ऐ, ठीक, उसके बाद ओ, फिर औ। ये इसमें 2 स्वर मिलके जुड़े हुए हैं, इसके संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक, कौन कौन से? अ प्लस ई, अ प्लस ई, इससे क्या बनेगा? ये दीर्घ की नहीं है, छोटी ई होगा। ठीक, इससे क्या होगा, बनेगा ए। और इसको जोड़ दें, अ प्लस ए बराबर ऐ हो गया। ठीक, अब अ प्लस उ बराबर ओ, औ, अ प्लस औ बराबर, ये ओ होगा, औ नहीं होगा। 1 मिनट। तो बच्चों, हम लोग अब आगे देखते हैं, क्या कहते हैं, इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। ठीक, स्वरों का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार का किया गया है, जिसमें पहला है जीभ के आधार पर, उसके बाद मुख खुलने के आधार पर, ओष्ठ कृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है स्वरों का। एक और होता है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, तो हम लोग पहले इसमें पढ़ते हैं जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, एक अग्रस्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। ठीक, अग्रस्वर, अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं? अग्रीय, आप लोग इसको ऐसे याद करेंगे, अग्रीय। ठीक, अग्रीय, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसमें आता है, क्या कहते हैं, अ से ई, ई, अग्री, ई, फिर उसके बाद ये छोटी ई भी आती है, छोटी ई, फिर दीर्घ ई, उसके बाद ए, फिर ऐ। ठीक, अब अग्री आप लोग याद रखें, अग्री से पढ़ेंगे तो आप देखें, अग्रीय, ई, ए, ऐ, अग्रीय, आप लोग ऐसे याद करेंगे। मध्य स्वर खाली एक होता है, क्या होता है? मध्य स्वर अ होता है। ठीक, इसको तो एक आप लोग याद ही रख लेते हैं। बाकी जो बचा है वो पश्च स्वर होता है। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं?
पहले आप लोग देखिए अग्रस्वर। अग्रस्वर जीभ के अगले हिस्से से बोलने जाने वाले स्वर को अग्रस्वर कहते हैं। ठीक, इसको कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, फिर ए, ऐ। अग्री, आप लोग इसको याद रखेंगे, इससे ये याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्रीय स्वर कहते हैं। ठीक, और मध्य स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों को हम उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, मतलब हम लोग जो सब स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य वाला भाग कार्य करता है। इस आप बोल के देखिए, जीभ का बीच वाला भाग काम करता है, तो बीच यानी मध्य वाला भाग जो काम करता है वो क्या हो गया? मध्य स्वर होता है। एक पश्च स्वर होता है। फिर पश्च स्वर में कौन कौन जो बच्चे हैं वो हैं, कौन कौन से बचे हैं? दीर्घ आ बचा हुआ है, फिर ऊ बचा हुआ है। ठीक, उसके बाद ओ और औ। ओ के बाद फिर आता है औ। ठीक, ये पश्च स्वर है। पश्च स्वर मतलब जो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है, मतलब एकदम जो पीछे वाला भाग होता है। आप लोग बोल के देखिए, आ, ऊ, दीर्घ ऊ, फिर ओ, औ, इसमें देखिए पीछे का भाग कार्य करता है। ठीक, हो गया। इसमें 3 होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। ठीक, मध्य स्वर क्वेश्चन सीधा सीधा है, मध्य स्वर कौन सा होता है? तो सीधा ये होगा। पश्च स्वर में ये क्या होते हैं? ये 4 होते हैं। 4 नहीं, ये 5 हैं। इसमें क्या कहते हैं? 4 अग्र स्वर 4 होते हैं। अग्र स्वरों की संख्या 4 होती है। ठीक, ठीक, और एक होता है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का भी वर्गीकरण होता है। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आप लोग इसमें राइटिंग तो बहुत सही नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक पीडीएफ, हमारा टेलीग्राम चैनल है डायनामाइट हिंदी करके, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। उसमें जो हम आज पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में एकदम साफ साफ लिखा रहेगा, आप लोग नोट्स उससे बना सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें मुख खुलने के आधार पर क्या होता है? इसमें 4 प्रकार का मुख खुलता है। ठीक, एक पहला होता है संवृत्त। संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर वे होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण में मुख लगभग बंद होता है, मतलब संवृत्त मतलब मुंह बंद होता है। और एक होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब मुंह आधा खुला रहता है। ठीक, मतलब आधा खुला आधा बंद रहता है। हम इसको उसके बाद विवृत स्वर, विवृत स्वर। उसके बाद अर्धवृत्त स्वर। ठीक, अगला होता है अर्धवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर वे होते हैं ये, जैसे ये क्या, जिन स्वरों का उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। मुख लगभग बंद रहता है। ठीक, मतलब जो क्या कहते हैं, स्वर का मुख लगभग उच्चारण करते समय बंद रहता है, वो क्या होते हैं? संवृत्त स्वर होते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या कहते हैं, ये इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। कौन कौन से हैं? ऊ, ऊ, फिर दीर्घ ऊ। ठीक, उसके बाद ई, फिर दीर्घ ई। आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं, सुई, सुई। डॉक्टर क्या करता है? जब सुई लगाता है, सुई, सुई। ऊ से दोनों ऊ आ जाएंगे, ई से दोनों ई आ जाएंगे। आप लोग इसके बाद सुई, और उसके बाद क्या होगा? अर्ध स्वर। जब सुई लगाएंगे तो क्या होगा? जोर से बोलेगा ओए, तो आप लोग कहेंगे ओए। इससे सुई जब लगे तो ओए। इसमें अर्धवृत्त वाले में क्या है? ओ और ए, ओ और ए। ठीक, ये स्वरों का इसमें अलग क्या कहते हैं? मुख
इसमें आधा बंद रहता है, ठीक। अर्धवृत्त स्वर, अर्ध है ना, तो मुख लगभग, मुख आधा बंद रहता है, उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है, ठीक। मुख आधा बंद रहता है। मुख आधा बंद रहता है, ठीक। और क्या कहते हैं, विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, ठीक। मुख पूरा खुला रहता है। मुख पूरा खुला रहता है। ये खाली एक होता है आ, ठीक। इसमें आप बोल के देखिए, पूरा मुंह खुला रहता है। और एक अर्ध विपरीत होता है आ और ओ आए, जो बचे हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण मुख आधा खुला हो, ठीक। ठीक, इसमें ये कौन कौन सा है, अ, औ और ए है, ठीक। अब आप लोग इसको समझिए। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। समवृत्त, पहला समवृत्त, दूसरा अर्धवृत्त स्वर, तीसरा विवृत स्वर, चौथा अर्धवृत्त स्वर, ठीक। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। इसमें समवृत्त में क्या होता है, मुख लगभग बंद रहता है। आप बोल के देखिए, ऊ ई, इसमें मुंह लगभग बंद रहता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, पहले डॉक्टर सुई लगाता है, सुई, उसके बाद फिर आता है ओए, सुई लगी तो ओए, अब मुख आधा बंद रहता है, ठीक, ओए। उसके बाद फिर कहता है आ, जब पूरा बोलता है मुख पूरा खुला रहता है, इसमें विवृत में पूरा मुंह खुला रहता है, आ। उसके बाद अर्धवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुला हो। आधा खुला मतलब आप बोल के देखिए, अ, ओ, ऐ, इसमें क्या है, मुंह आधा खुला हुआ है, ठीक। आप लोग इसको समझ गए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, होष्टाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक। इसमें 2 प्रकार का वर्गीकरण होता है, एक वृत्तमुखी वर्गीकरण होता है, दूसरा आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी, ठीक। आवृत्तमुखी वो होता है जिन स्वरों में उच्चारण में ओंठ गोलाकार हो जाते हैं। वृत्तमुखी, वृत्त मतलब क्या होता है, गोला, मतलब जिसका उच्चारण करते समय मुंह एकदम, मतलब होंठ जो गोला हो जाए, वो क्या होता है, वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय गोलाकार नहीं होते हैं। आवृत्तमुखी मतलब गोलाकार नहीं होते हैं, वे आवृत्तमुखी होते हैं। वृत्तमुखी आप कौन कौन से हैं, आप लोग बताइए। पहला क्या होता है, उ, फिर उसके बाद दीर्घ ऊ, फिर ओ, फिर ओ, फिर उसके बाद औ, ठीक। अब आवृत्तमुखी में कौन कौन से होते हैं, आ, छोटा अ भी होता है, आ, फिर ई, दीर्घ ई, उसके बाद ए, फिर ऐ। आप लोग इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे। वृत्तमुखी, जिन स्वरों को, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं, ओंठ गोलाकार होते हैं, ठीक। और आवृत्तमुखी कौन होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ की आकृति
होंठ की आकृति गोलाकार नहीं होती है। आप लोग इसकी संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 होती है। ठीक, आवृत्तिमुखी मतलब आवृत्तिमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ की आकृति गोलाकार नहीं होती है। आवृत्तिमुखी में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ की आकृति गोलाकार हो जाए। ऊ दीर्घ ऊ होगा ये, सॉरी, ओ और औ। ठीक है, अब आप लोग इसको ओंठ की आकृति के आधार पे पढ़ लेंगे। उसके बाद एक आती है जाति के आधार पे, मतलब जाति के आधार पे मतलब जो एक जैसे होते हैं। ठीक, आप लोग इसको भी लिख लेंगे। फिलहाल ये पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर, लेकिन आप लोग इसको जानकारी के लिए लिख लेंगे। जाति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण होता है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन पुलिस जैसे एग्जामों में नहीं पूछेगा। ठीक, एक क्या होते हैं, एक सजाती होते हैं, एक विजाती। सजाती मतलब जो एक जैसे हों, और विजाती मतलब जो अलग अलग हों। सजाती विजाती। ठीक, सजाती कौन कौन से हैं? मतलब जो दिखने में एक जैसे हों। ठीक, अब देख लीजिए आप लोग इसको। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का वृत्तमुखी होता है, एक आवृत्तिमुखी होते हैं। ठीक, वृत्तमुखी वे होते हैं जो जिन स्वरों का उच्चारण में होंठ गोलाकार होते हैं। ठीक, ये 4 होते हैं, ऊ, दीर्घ ऊ, फिर ओ, औ। ठीक, आवृत्तिमुखी जिन स्वरों का उच्चारण में होंठ की आकृति गोलाकार नहीं होती है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आप लोग इसको बोल के देखिए, खुद समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद जाति के आधार पर वर्गीकरण सजाती विजाति जो एक जैसे हैं। ठीक है, और विजाति मतलब जो एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो विजाति होते हैं। स्वर जो है हमारा इतना ही था। अब स्वर में इससे अलग कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, स्वर में अगर क्या कहते हैं आप लोग कहेंगे तो हम क्वेश्चन करा देंगे इसमें। और क्या कहते हैं, पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिए वर्णमाला, उसके बाद एक दिन हम क्वेश्चन, इसके जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या क्या कहते हैं आने वाले क्वेश्चन हैं, वो सब हम करा देंगे। आज आप लोग क्या कहते हैं स्वर पढ़ लीजिए अच्छे से। इसकी PDF हम आपको क्या कहते हैं डायनामाइट हिंदी टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद कल हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। फिर व्यंजन में स्वर व्यंजन वर्णमाला हो जाएगा। वर्णमाला इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। 2 क्लास लगेंगी वर्णमाला में। आज हम लोग स्वर पढ़े हैं। स्वर में आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ जिसको भी कोई दिक्कत होगी आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, हम आपको वहाँ पे समझा देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।